नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आइए सीधे आप तो लिए चलते हैं दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में। हम जानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए मिशन साउथ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण के राज्यों के दौरे पर हैं। आज सुबह केरल के पलक्कड़ में उन्होंने रोड शो किया और इस समय आप उन्हें देख रहे हैं तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र सेलम में। सेलम में इस समय प्रधानमंत्री मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में सेलम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोग इस जनसभा में मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम गठबंधनों की अगर हम बात करें तो उन गठबंधनों में दक्षिण राज्य तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का पीएमके से गठबंधन हुआ है। मिशन साउथ में ये गठबंधन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएमके के साथ गठबंधन की घोषणा के साथ ही सीट शेयरिंग पर भी दोनों ही दलों के बीच बात बन गई है। पीएमके को 10 सीटें दी गई हैं तो सहयोगी साथी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सेलम में इस समय मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और हम जानते हैं कि अब से थोड़े दिन पहले ही 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम को कोयम्बटूर में थे, जहां उन्होंने तकरीबन 4 किलोमीटर का एक रोड शो किया। उसमें भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। और बड़ी संख्या में लोगों को आप इस समय भी देख रहे हैं सेलम के इस रैली ग्राउंड में, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। पीएमके संस्थापक नेता डॉक्टर एस रामदास सेलम के उनके कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली में पट्टाली मक्कल काची के संस्थापक एस रामदास सहित तमाम अन्य नेता शामिल होंगे। मंच पर अभी आपको वो तमाम नेता दिखाई देंगे। पीएम मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज 19 तारीख है तो आज आखिरी दिन है लगातार। और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नारा जब अपनी सीटों का 370 का है तो उसमें मिशन साउथ और भी ज्यादा अहम हो जाता है। और मिशन साउथ पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री के ये 5 दिन बेहद अहम रहे हैं। और आज का दिन सेलम में मौजूद हैं प्रधानमंत्री। सेलम भी राजनीतिक मायनों में बेहद अहम क्षेत्र है। दक्षिण भारत के राज्यों में अगर लोकसभा सीटों की हम बात करें तो 131 सीटें हैं, जिसमें अभी तक का अगर चुनावी हार जीत को हम देखें तो 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। इनमें कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें हैं। तो आने वाले समय में और इस चुनाव में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बेहद अहम क्षेत्र हैं। हम जानते हैं आज सुबह प्रधानमंत्री ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया और अब प्रधानमंत्री तमिलनाडु के सेलम में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उमड़ी भीड़ अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। उन तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भाजपा की कोशिश लगातार जारी है। आज केरल के पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। पीएम ने पलक्कड़ के कोट्टा मैदान से शुरू होकर प्रधान डाकघर तक रोड शो किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले 5 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और पीएम के साउथ मिशन को चुनाव से पहले काफी सफलता मिल रही है। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में लगी है और इसी कड़ी में तमिलनाडु में भाजपा और पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके के बीच गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन में पीएमके को 10 सीटें मिली हैं। इस नए गठबंधन पर पीएमके के अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने कहा कि तमिलनाडु में लोग बदलाव चाहते हैं।
बेंगलुरु के नागरथ पेठ में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार हिरासत में लिए गए हैं। भारी विरोध के बाद धारा 144 लागू की गई है। बीजेपी का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई। हनुमान चालीसा का जाप कर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। और इस खबर पर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी साथी संवाददाता आयशा खानम। आयशा, क्या ताजा अपडेट है इस पूरी खबर पर? और आयशा से इस खबर पर हम अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम जो गठबंधन बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, गठबंधन राजनीति जमकर चल रही है। कोई किसी से नाराज होकर पुराने गठबंधन से नाता तोड़ रहा है तो कोई अपना राजनीतिक भविष्य देखकर दूसरे पाले से मिल रहा है। और इसी नफा नुकसान को देखते हुए आज पशुपति पारस ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया। बिहार में लोकसभा में एनडीए के सीट बंटवारे में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति ने मोदी कैबिनेट के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि वे आज भी एक बड़े नेता हैं। पशुपति पारस कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इसके साथ ही शाम को 4 बजे पारस दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस और उनकी पार्टी के नेता अब आरजेडी के संपर्क में हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यहां भी बात बनने की संभावना बेहद कम है। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर बिहार की सीटों का पार्टी के लिहाज से बंटवारा हो चुका है। सभी 40 सीटों में से बीजेपी को 17 सीट, जेडीयू को 16 सीट, 5 सीट चिराग पासवान वाली एलजेपी को और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया गया है। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूं। और बेंगलुरु के नागरथ पेठ में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार हिरासत में लिए गए हैं। भारी विरोध के बाद धारा 144 लागू की गई है। बीजेपी का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी। हनुमान चालीसा का जाप कर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार भी इसमें शामिल हैं। भारी विरोध के बाद इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हनुमान चालीसा का जाप कर बीजेपी का प्रदर्शन तेज हो गया है। विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने पर हंगामा हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री को हिरासत में लिया गया है। नागरथ पेठ में सियासी पारा इस विवाद को लेकर बढ़ता जा रहा है। ये दृश्य आप इस समय देख रहे हैं। नागरपेट से ये दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई और उसके बाद ये हंगामा बढ़ा। इस समय भी आप देख रहे हैं कि क्षेत्रीय नेताओं के साथ पुलिसकर्मियों की बातचीत इस समय चल रही है। 2 नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार को भी हिरासत में लिया गया है और यह घटना बेंगलुरु के नागरथ पेठ में हुई है। यहां केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हिरासत में ली गई हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी हिरासत में लिया गया है। सुरेश कुमार को कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन इस समय जारी है और इस इलाके में भारी विरोध के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। आयशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, इस पूरे विवाद के पीछे का कारण क्या है? देखिए, ये विवाद कल शाम को शुरू हुआ जब नागरथ पेट के बारे में अगर मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक मार्केट का इलाका है, एक होलसेल मार्केट है और यहाँ पर काफी
दुकानें हैं, तो एक दुकानदार ने कल शाम को अपनी दुकान में कुछ धार्मिक संगीत चला रहे थे, तो दूसरा गुट उस पर विरोध करने लगा और आपस में मारपीट हो गई। तो ऐसे में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। तो ये आरोप लगाया जा रहा था कि जब ये दुकानदार अपनी दुकान में धार्मिक संगीत चला रहा था, सुन रहा था, तो जो दूसरे गुट के समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने आकर उस पर हमला कर दिया और उसको ये संगीत बंद करने के लिए कहा। तो उसी वक्त इस इलाके में काफी तनाव बन गया और 4 लोगों को पुलिस ने एक प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया था। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि यहाँ पर इस तरह से दुकानदारों पर किसी तरह का धार्मिक संगीत, यानी हिंदू दुकानदार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर कोई धार्मिक संगीत चलाने का कोई हक नहीं बनता, ये कहते हुए कुछ गुट के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग उन पर हमला करते रहे हैं। तो उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और पूछा कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये दुकानदार अपने पसंद का संगीत नहीं सुन सकते, अपने धर्म का संगीत नहीं सुन सकते। तो ऐसे में स्थिति बहुत गंभीर हो गई और अब सुबह जब बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इस घटना का प्रोटेस्ट करने के लिए, इस घटना का विरोध करने के लिए यहाँ पहुंचे और हनुमान चालीसा के जरिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने जुट गए, तो इसमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी यहाँ पर पहुंची, क्योंकि वहां पर उन्हें विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा था और हनुमान चालीसा का जो गायन है वो करने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में विरोध बढ़ गया और ज्यादा से ज्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में जुट गए। हालांकि पहले ये घटना छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे सरकार और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश करती रही और लगातार पुलिस ये कहती रही कि यहाँ पर हनुमान चालीसा की कोई इजाजत नहीं है, तो ऐसे में भीड़ यहाँ पर ज्यादा जुट गई। और आयशा आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मालविका अविनाश, उपाध्यक्ष बीजेपी कर्नाटक भी जुड़ गई हैं। मालविका जी, ये विवाद जो हुआ है कल नागरपेट इलाके में, मात्र एक दुकान में हनुमान चालीसा क्योंकि उस दुकान वाले ने चलाया और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर एक तरह से दुकानदारों की आवाज को मजबूत करने के लिए वहां तमाम नेता पहुंचे हैं। आपके नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कहना है प्रशासन का और क्या आगे आप लोग अब करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि कल जो घटना घटी है नगरतपेट में, बेंगलोर के बीच में है ये नगरतपेट, यहाँ पे जो दुकानदार था वो अपने आप हनुमान चालीसा बजा के सुना रहा था। सडनली कुछ लोग उसके दुकान में घुसे और ये सब सीसीटीवी में सब है, अवेलेबल है, सबको देखने को अवेलेबल है। कुछ जो अल्पसंख्यक हैं वो घुसते हैं उसके दुकान में और उसको पीटने लगते हैं। जब वो कहता है या पूछता है कि क्यों पीट रहे हैं, तब और ज्यादा पिटाई होती है और एक आदमी की 3-4 लोगों से। तो इसके विरुद्ध में आज जो हनुमान भक्त हैं बेंगलोर के, वो सब जमा हुए हैं उसी नगरतपेट में, उसी दुकान के सामने, कि क्यों हमें इजाजत नहीं है हनुमान चालीसा भजने की। और ये बहुत शांति युक्त एक विरोध का प्रदर्शन था। इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि पुलिस इस तरीके से घुस जाए और सबको गिरफ्तार कर ले। इसका कोई कारण भी नहीं था। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है इससे कि जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, वो जो अल्पसंख्यकों की जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो पूरी तरह से लगी है उस तुष्टीकरण की राजनीति में। और जो इस बीच 3-4 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, जो एंटी हिंदू जो नीति है इस सरकार की, इसके विरुद्ध में हम अभी आवाज उठा रहे हैं। मालविका जी, क्या प्रशासन ने कभी इस तरह से कहा है कि दुकानदारों को हिंदू या मुसलमान या किसी भी तरह का भक्ति गीत नहीं बजाना है? क्या इस तरह की कभी कोई हिदायत थी? आपसे पहले जानते हैं, फिर आयशा से भी इस पर बात करेंगे कि आखिर इस विवाद के बढ़ने का कारण क्या दिखता है। रितु वर्मा जी, इट्स अ फ्री कंट्री। कोई भी अपनी पसंद का कोई भी मंत्र या भजन या गाना सुन सकता है अपने दुकान में। उसने अपने दुकान के अंदर बजाया है हनुमान चालीसा,
कोई सार्वजनिक रूप से नहीं किया है, इसलिए कि 12 बजे की अजान होने वाली है। ये जो अल्पसंख्यक जो वहां के लड़के जो थे उसके दुकान में घुसे और उसकी पिटाई की। इट्स अ फ्री कंट्री, सबको हक है कि अपने पसंद के गाने, मंत्र, भजन कुछ भी सुने। इसमें दखलंदाजी करने वाला कौन होता है? और सरकार को बिल्कुल इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। और इस तरह से हिंदुओं के प्रति जो प्रहार चल रहा है कर्नाटका में, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता इस सरकार को। मालविका जी, आप इस समय विपक्ष में मौजूद है कर्नाटक में। अभी तक क्या आपने सरकार से इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या पहल रही है? क्या सरकार का क्या कहना है इस पूरे वाकया पे? क्योंकि ये कल रात का है और जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे इलाके में जो एक तरह से संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, साथ ही साथ धारा 144 लागू कर दी गई है जो बताती है कि अब ये इलाका किसी भी घटना के लिए कितना वनरेबल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पूरी तरह से ये जो प्रशासन है उन्हीं की गलती है और छूट तो उन्हीं से हुई है। 3-4 महीने पहले जब हम सब राम मंदिर के काम में लगे थे, उस टाइम में प्रशांत पुजारी जो 30 साल पहले जिन्होंने कर सेवक बन के कुछ काम किया था, उनको अरेस्ट करके लेके गई है सरकार। तो ऐसे लगातार जो तुष्टीकरण की राजनीति जो अपना रही है ये प्रशासन, इसका एक पहलू ये भी है जो आज घटना घटी है, इसका पूरा जिम्मेदार भी पूरी जिम्मेदारी इसी सरकार को लेनी चाहिए और उनकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर वोट की जो राजनीति उनको करनी है तो हम भी इसका विरोध सख्त रूप से करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा हक है कि हम शांति के रूप से हम यहाँ बने रहें और अपने पसंद का गाना या भक्ति गीत सुनते रहें। इसमें दखलंदाजी करने वाला सिद्धरामैया कौन होता है? और एक और बात मुझे बहुत स्पष्ट रूप से लोगों से कहना है कि जो कर्नाटका में जो कानून का जो डर था अल्पसंख्यकों के बीच, वो पूरा निकल गया है। आप रामेश्वरम कैफे का भी वो वाकया देख लीजिए, पूरी तरह से डर निकल गया है। ये भी एक सबूत है जो आज कुछ चल रहा है। आयशा, जिस तरह से मालविका कह रही हैं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और एक तरह से हिंदुओं के जो तमाम हित हैं उन पर कब्जा करने की जो एक कोशिश कल हुई है, क्योंकि जिस तरह से मालविका कह रही है, एक दुकानदार अपने निजी कैपेसिटी में उस हनुमान चालीसा को बजा रहा था, 12 बजे की अजान की वजह से वहां पर मुसलमान एक तरह से उसके आसपास के दुकानदारों ने हमला किया है। तो इसको अब प्रशासन किस तरह से देख रहा है? सरकार का सिद्धरामैया सरकार का इस पूरे वाकये पर क्या कहना क्या है आखिर? जी देखिए, लगातार पिछले कुछ समय से जैसे मालविका बता रही हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें लचरता नजर आ रही है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे मुद्दों को भी एक बड़ा राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और सरकार पूरी तरह से, जैसे कि बीजेपी आरोप लगा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है, क्योंकि सरकार के लिए ये आसान हो जाता है कि वो अपना वोट बैंक बचा ले। आयशा, यहाँ पे आपको बस रोकना चाहेंगे, छोटे मुद्दों को राजनीतिकरण किया जा रहा है या राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको इस चश्मे से देखने की जरूरत है या इस तरह से देखने की जरूरत है कि निजी स्वतंत्रता भी कुछ मायने रखती है? अगर लाउड स्पीकर पर 12 बजे की अजान सुनाई दे सकती है तो क्यों नहीं एक दुकान में हनुमान चालीसा बज सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे मालविका ने भी बताया, स्वतंत्र देश है, हर कोई अपने अपने तरीके से अपनी पसंद का धर्म, अपनी पसंद का संगीत सुन सकता है। और जैसे कि कल ये मामला हुआ, कल ये बात हुई नागरपेट में, उसके बाद ही जो मामले को चाहती तो सरकार इसे आसानी से निपट सकती थी, लेकिन सरकार ने अचानक कहा कि आपको यहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन करने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है हर कोई अपना हक जताने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन जरूर करने के लिए आगे बढ़ेगा। और मैं आपको बता रही थी कि ये जो घटना हुई है, पिछले कुछ समय पहले हमने देखा मंडिया में भी जो हनुमान का जो झंडा था उसे भी हटाया गया, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ। सरकार यहाँ पर भी लगातार ये कोशिश करती रही कि यहाँ पर ये जो भगवा झंडा है उसे हटाया जाए और
तिरंगा लगाने पर जोर देती रही। आयशा, नागरपेट में जो कल घटना हुई उसके विरोध प्रदर्शन में आज उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक तरह से जमीन पर उतरे हैं। तो कल जब ये घटना हुई है उसके बाद से सरकार प्रशासन ने क्या सख्ती की, क्या उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिन्होंने उस दुकानदार पर, हिंदू दुकानदार पर हमला किया हनुमान चालीसा बजाने पर? देखिए, सरकार ये कह रही है कि 2 लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, लेकिन अभी तक ये हिरासत नहीं है, उन्हें अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है और अभी तक ये साफ नहीं है कि आखिरकार इस घटना के पीछे कौन था, क्यों ये शख्स, ये जो लोग हैं इस दुकानदार पर हमला करने के लिए वो वहां पर गए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। ये हर दिन इस तरह से इस इलाके में ये दुकानदार अपने पसंद का धार्मिक संगीत सुनते हैं, भगवान चालीसा सुनते हैं, तो क्यों कल के दिन ही ये इस घटना को इस तरह की तूल दी गई? तो जाहिर सी बात है सरकार के पास अभी इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं है और सरकार ने अभी तक जिन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें अभी तक कोर्ट में भी पेश नहीं किया। तो ऐसे में सरकार के पास इन बातों का जवाब नहीं है कि आखिरकार ये घटना जो आपस में 2 दुकानदारों के बीच में हुई थी, इसको सरकार ने एक बड़ा राजनीतिक रंग दे दिया और ये कह दिया कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन नहीं किया जा सकता और लगातार यहाँ पर देखते देखते सेक्शन 144 लागू कर दिया। इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर लोग शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान चालीसा के लिए जमा हुए थे और इस दुकानदार के समर्थन में आए थे। जाहिर सी बात है, जब इस दुकानदार की पिटाई हुई तो जाहिर है उसको एक मोटिवेट करने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए और आसपास के जो दुकानदार हैं उन्हें सपोर्ट करने के लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सरकार ने जो सख्ती बरतते हुए कह दिया कि यहाँ पर हनुमान चालीसा का आयोजन नहीं किया जा सकता, तो जाहिर है सरकार इस मामले को एक राजनीतिक टूल दे दिया, इस मामले को और भड़का दिया। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग अब यहाँ पर जुटे हुए हैं और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पहुंची हैं। बैंगलोर साउथ के मालविका जी, आपके 2 नेता इस समय हिरासत में लिए जा चुके हैं, तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी इसमें आगे किस तरह से बढ़ने जा रही है, बहुत संक्षेप में? देखिए, हम तो पूरी तरह से जब तक कानून लागू नहीं हो जाता और जब तक जो बच्चा था कल दुकान में जिसने हनुमान चालीसा सुनी, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक हमारी ये विरोध चलती रहेगी और हमारी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन 144 लगाने से ये कोई खत्म नहीं हो जाती। सख्त रूप से जो उनके खिलाफ जो एक्शन लेना था वो नहीं लिया सरकार ने, उल्टा हमारे को गिरफ्तार कर रही है। ये जब तक ये चलेगा, जब तक ये धारणा है जो कांग्रेस सरकार की, ये एंटी हिंदू नीति है, तब तक हमारा तो ये चलता रहेगा, हमारी लड़ाई तो चलती रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा सवाल है कि भारत के किसी हिस्से में क्या अब कोई हिंदू या यूं कहें कि कोई हनुमान चालीसा भी अपने घर में या अपनी दुकान में नहीं सुन सकेगा और उसका विरोध करने के लिए लोग उसके घर या दुकान में घुस जाएंगे। तो ये बड़ी घटना है जिस पर अभी तक कर्नाटक सरकार का कोई साफ स्पष्ट स्टैंड सामने नहीं आया है और इसी तरह से वहां पर नागरपेट में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण का विरोध कर रहे हैं। एक तरह से उस दुकानदार के समर्थन में उतरे हैं, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्रियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा, आपका भी, मालविका आपका भी हमारे साथ इस पूरे मसले पर जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी की बातचीत हो रही है। आज राज ठाकरे दिल्ली में हैं। उनकी आज महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि विनोद तावड़े के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत हुई है। बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और खबर है कि राज ठाकरे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, जिसके बाद कोई औपचारिक घोषणा हो सकती है। राज ठाकरे के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से बीजेपी को महाराष्ट्र में फायदे की उम्मीद है। राज ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उन्हीं के स्टाइल में फायर ब्रांड राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। झारखंड में महागठबंधन दलों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग से पहले ही सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक सीता सोरेन ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को भेज दिया है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन के सीएम
पद के इस्तीफे और राज्य में चंपाई सोरेन के नेतृत्व में गठित हुई नई सरकार के बाद से ही सीता सोरेन नाराज चल रही थी। सीता सोरेन ने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है और इसे पार्टी अध्यक्ष यानी अपने ससुर शिबू सोरेन को भेजी है। सीता ने लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। सीता ने लिखा है कि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और सक्रिय सदस्य वर्तमान में पार्टी की विधायक हूं। अत्यंत दुखी हृदय के साथ अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूं। सीता ने कहा, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जो कि झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा और महान क्रांतिकारी थे, उनके निधन के बाद से ही मैं और मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहे हैं। पार्टी और परिवार के सदस्यों द्वारा हमें अलग थलग किया गया है, जो मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि समय के साथ स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मेरे स्वर्गीय पति ने अपने त्याग और समर्पण, नेतृत्व क्षमता के बल पर एक महान पार्टी बनाया। आज वह पार्टी नहीं रही। मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। सीता ने आगे लिखा कि श्री शिबू सोरेन अथक प्रयासों के बावजूद, जिन्होंने हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस कि उनके अथक प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल ही में ये ज्ञात हुआ है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ भी गहरी साजिश रची जा रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना होगा। मैं अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। मैं आपकी और पार्टी की हमेशा आभारी रहूँगी और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगे। और दिन भर की इन्हीं बड़ी खबरों पर और बात करने के लिए जुड़ गए हमारे साथी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, राज ठाकरे दिल्ली में हैं, बातचीत एक तरह से चल रही है, विनोद तावड़े से मुलाकात हो चुकी है, क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, ये संकेत कुछ दिनों से मिलने लगे थे कि मनसे के राज ठाकरे, उनकी बातचीत बीजेपी के साथ हो रही है और वो एनडीए गठबंधन का महाराष्ट्र में हिस्सा हो सकते हैं। आज विनोद तावड़े जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, उनसे एक जगह पर मुलाकात हुई। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई है राज ठाकरे की, और उसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि 2 सीटें मांग रहे हैं राज ठाकरे गठबंधन में आने के लिए महाराष्ट्र में। तो ऐसे में क्या उन 2 सीटों पर सहमति बनेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि एनडीए अपना कुनबा महाराष्ट्र में बढ़ाने जा रहा है। पहले से हम जानते हैं कि शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की मुखिया है शिवसेना के, उनके अलावा आरपीआई भी साथ में है, एनसीपी साथ में है। हम जानते हैं कि एनसीपी में 2 गुट हो गए थे, उसके बाद मान्यता मिली थी एनसीपी के मुख्य गुट के तौर पर जो अजीत पवार की पार्टी है, वो भी साथ में है। तो अब अगर मनसे साथ आती है, जिस बात की बहुत संभावना है कि इसका औपचारिक ऐलान जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र की तमाम सीटों पर अभी इसीलिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो एनडीए अपना कुनबा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच हमने देखा कि कल बिहार में जो 40 सीटों पर एनडीए ने अपना सीट समझौते का ऐलान किया, जिसमें बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ एक सीट हम और जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली है, जबकि 5 सीट रामविलास पासवान लोजपा के जो प्रमुख है चिराग पासवान, उनकी पार्टी को दी गई। उसके बाद हमने देखा कि पशुपत पारस जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और संकेत यही है कि वो एक तरह से देखे नाराज है एनडीए में बिहार में सीट ना मिलने से। तो राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से इसलिए भी बदल रहा है कि बीजेपी की में आज बैठकों का हम दौर देख रहे हैं और आज शाम कोर ग्रुप है उड़ीसा को लेकर अंतिम फैसला बीजेपी को लेना है कि वो क्या बीजेडी के साथ उसका औपचारिक गठबंधन होगा या फिर क्या सहमति बनेगी, उस पर क्या अंतिम फैसला होगा, ये आज ही इस कोर ग्रुप में फैसला हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर भी कोर ग्रुप है। तो कल हमने देखा था कि कई राज्यों में यूपी,
बिहार सहित कई राज्यों पर विस्तार से चर्चा हुई थी और आज भी वो चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद हम देखेंगे कि एक बड़ी सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधनों का कुनबा बढ़ता या घटता दिखाई दे रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु के सेलम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के लिए 400 पार, आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फार्मर वेलफेयर के लिए, फिशरमैन की समृद्धि के लिए, फिशरमैन की सुरक्षा के लिए 400 पार। अब की बार इम्मुरई नानोरुक्कु मेल जुनून नांगो नानोरुक्कु मेल। நண்பர்களே, தமிழ்நாடு மக்கள் ஒரு முடிவு செஞ்சிட்டாங்க. இந்த முறை ஏப்ரல் 19 அன்று விழுகிற ஒவ்வொரு ஓட்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் என்டிஏ கூட்டணி கட்சிக்கும் என்று மக்கள் உறுதியாக முடிவு செய்து விட்டார்கள். தமிழகத்தின் இந்த உறுதியான முடிவினால் ஆட்சியில் மீண்டும் வேண்டும், மோடி வேண்டும் என்ற முடிவு செய்திருப்பதால் வெற்றியின் எண்ணிக்கை 400-ஐ தாண்டும். வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கு 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். வளர்ச்சியடைந்த தமிழகத்தை அடைய 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். நவீன உள்கட்டமைப்பிற்கு வெற்றி எண்ணிக்கை 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதற்காக 400-ஐ தாண்ட வேண்டும். பாரதம் தன்னிறைவு பெற 400-ஐ தாண்ட வேண்டும்.
பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்ல சொன்னாங்க இல்லையா, 400க்கும் மேல பாரதம் தன்னிறைவு பெற 400க்கும் மேல விவசாயிகள் பயனடைய 400க்கும் மேல மீனவர்கள் பாதுகாப்புக்கு 400க்கும் மேல. எல்லாரும் சொல்லுங்க, இம்முறை மீண்டும் 400 வேண்டும். இம்முறை மீண்டும் जून 4। साथियों, डेवलप तमिलनाडु के एनडीए के मिशन को एक और नई ऊर्जा मिली है। हमारे वरिष्ठ नेता और मेरा व्यक्तिगत संबंध भी जिनके साथ ज्यादा है, सब पीएमके ने भी एनडीए के नेतृत्व में तमिलनाडु का भाग्य बदलने की घोषणा की है। अय्या डॉक्टर रामदास जी का अनुभव और डॉक्टर अंबुमणि रामदास का टैलेंट, उनका परिश्रम तमिलनाडु के डेवलपमेंट को नई ऊंचाई देने में मदद करेगा। मैं एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। நண்பர்களே, நம்ம என்டிஏ கூட்டணி இப்ப மிகவும் வலுவான கூட்டணியாக உருவாகி இருக்கிறது. நேற்று நமது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர்கள் நம்ம என்டிஏ கூட்டணியில இணைய சம்மதித்துள்ளனர். ஐயா டாக்டர் திரு ராமதாஸ் அவர்களும் திரு டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் அவர்களுடைய திறமை, அவர்களுடைய ஆற்றல், அவர்களுடைய தொலைநோக்கு, இவற்றையெல்லாம் கொண்டு தமிழகத்தை ஒரு புதிய உயரத்திற்கு, புதிய முன்னேற்றத்திற்கு கொண்டு செல்ல ஒரு உத்வேகமே நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. என்டிஏ கூட்டணியில் இணைத்துக் கொண்டுள்ள பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர்களையும் தொண்டர்களையும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். साथियों, सेलम में कई बार आया हूं और आज जब सेलम आया हूं तो बहुत सी पुरानी यादें भी ताजा हो गई है। 40-45 साल पहले जब मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था तो यहां सेलम का एक नौजवान रत्नावेल मेरे साथ, मेरे ग्रुप में था। रत्नावेल मुझे थोड़ी बहुत तमिल सिखाने का भी प्रयास करता था और उससे मुझे सेलम के विषय में, तमिलनाडु के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता था और मेरे मन में तब से सेलम के प्रति एक आकर्षण रहा। रत्नावेल जी का वहां से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के बाद उन्होंने आकर के यहां एक रेस्टोरेंट चालू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो अकस्मात में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत छोटी आयु में मेरा वो दोस्त चला गया। अब वो हमारे बीच नहीं है। काफी समय पहले उनका हादसे में देहांत हो गया था। நண்பர்களே, நான் பலமுறை சேலத்துக்கு வந்திருக்கேன். இந்த முறை சேலம் வரும்போது எனக்கு என்னுடைய பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது. இன்னைக்கு ஒரு 40-50 வருஷம் முன்னாடி நான் கைலாஸ் மானசரோவர் யாத்திரை செல்லும் போது என்னுடைய கூட ஒரு பெரிய குழு வந்திருந்தாங்க. அந்த குழுவில் ஒரு இளைஞர் இருந்தார், இந்த ஊரை சேர்ந்தவர், ரத்னவேல் என்பது அவருடைய பெயர். எனக்கு அவர் ஞாபகம் வருது சேலம் வந்தோன்னு. அவர் என் கூட வரும்போது சேலத்தோட பெருமைகள், இந்த ஊரை பத்தின நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் என்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே வந்தாரு. சேலத்தோட பல செய்திகள் சொன்னாங்க. அதை கேட்டதுல இருந்து எனக்கு சேலத்தின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஈர்ப்பே உருவாகிடுச்சு. அவரு அங்கே திரும்பி வந்து இங்க ஒரு உணவகத்தை வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தார். துரதிருஷ்டவசமாக இப்போது அவர் நம்மிடையே இல்லை.
ஒரு விபத்தில் அவர் தன் உயிரை இழந்து விட்டார். प्रधानमंत्री तमिलनाडु के सेलम में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने एनडीए में पीएमके के शामिल होने का स्वागत भी किया और साथ ही कहा कि तमिलनाडु के विकास के लिए है बीजेपी का 400 पार का नारा। आइए बढ़ते आगे खबरों में। विधायक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के पार्टी से इस्तीफे को जेएमएम नेता मनोज पांडे ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि वे पार्टी की एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वे हमारे विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं तो वे खुद अपना नुकसान करेंगी। जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो अपने विरोधियों, हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। ऐसा कोई दूरदर्शी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। और रांची से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता दिवाकर कुमार। दिवाकर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेएमएम में से सीता सोरेन का जाना कितना बड़ा झटका है और आगे की जो अटकलें हैं उस पर कोई अपडेट है क्या अभी? निश्चित तौर पर सीता सोरेन का जाना, हम कह सकते हैं कि संथाल का जो इलाका है वहां पर वो जामा से विधायक है और उनकी एक पैठ भी वहां पर मानी जाती है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जो बड़े भाई दुर्गा सोरेन थे वो एक तरीके से शिबू सोरेन के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा पहुंच थी जनता के बीच और लोगों के बीच तो वो सीता सोरेन थे। तो उसके जरिए सीता सोरेन ने अपने पति के जरिए उस इलाके में अपनी पहचान बनाई थी और उसके बाद एक परिवार में एक बड़ी दावेदार के तौर पर जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं तो उसके बाद से ये कयास लग रहे थे और इनकी दावेदारी काफी, हम कह सकते हैं कि जोर से इन्होंने पेश की थी कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई शिबू सोरेन के परिवार से होगा तो वो सीता सोरेन होगी। तो लगातार सीता सोरेन ने जब आज ये पत्र लिखा है और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जब उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही है, तो हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बड़े नेताओं ने अभी खुलकर कोई कुछ नहीं बोला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन लगातार जो है वो पार्टी की कार्यक्रमों में शामिल हो रही थी और उनकी गतिविधियां बढ़ रही थी, तो कह सकते हैं कि परिवार में इस वजह से ये एक तरीके से विवाद पैदा हुआ और उसके बाद सीता सोरेन ने ये कदम उठाया है कि उनको एक तरीके से परिवार में नजरअंदाज और पार्टी में नजरअंदाज किया जा रहा है और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। तो इसके बाद अभी जो एक कयास लग रहे हैं कि हो सकता है कि वो इस्तीफा देने के बाद पाला बदलकर कहीं और किसी और पार्टी में भी ज्वाइन कर सकती है, ऐसी भी अटकलें चल रही है। लेकिन फिलहाल अभी सोर्सेस की ओर से इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बात तो साफ हो गया है कि पार्टी जो है वो परिवार में एक बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है और सीता सोरेन ने एक बड़ा कदम उठाकर ये संकेत दिया है कि पार्टी में और परिवार में सब कुछ सामान्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर पूरी जानकारी के लिए। और आइए देखते हैं कि कांग्रेस खेमे में क्या हो रहा है। लगातार बैठकें जारी हैं, लोकसभा चुनाव होने में सिर्फ 1 महीना बचा है। इसके मद्देनजर राजनीतिक दल तमाम बैठकें कर रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की भी बैठक हो रही है। दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र पर गहन विचार विमर्श किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभों किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में प्रत्येक की 5 गारंटी है। हर एक न्याय स्तंभ के अंतर्गत 5 गारंटियों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं। उन्होंने कहा 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस घोषणा पत्र को विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज मानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को घर घर तक ले जाना होगा। कार्य समिति की बैठक घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। और इस खबर पर दिल्ली से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार आलोक, बड़ी चर्चा घोषणा पत्र को लेकर की गई है, किस तरह से कांग्रेस में भी लगातार बैठकें भी हो रही हैं, घोषणा पत्र के साथ ही उम्मीदवारों के चयन को भी लेकर बैठकें जारी हैं, तो घोषणा पत्र पर कितनी बढ़ी आगे कांग्रेस?
देखिए, घोषणा पत्र की जो कमेटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष चिदम्बरम थे, तो चिदम्बरम की नेतृत्व में ये कमेटी बनी थी कि घोषणा पत्र में क्या क्या रखा जाए, क्या क्या किया जाए उसके साथ। और आप जैसे खड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें साफ लिखा है लास्ट में कि हम वही वादे करते हैं जो हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो गारंटीज है राहुल गांधी ने की है युवाओं की बात हो या किसानों की बात हो या छोटे व्यापारियों की बात हो, तो इन सारे चीज़ों को घोषणा पत्र को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे इसको जन जन तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के आज जो मैराथन बैठक हुई है, मतलब 10 बजे जो बैठक शुरू हुई है वो अभी खत्म हुई है। और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा आयोजित किया जाएगा चंद मिनटों के अंदर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे रहे इस सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बैठक होने वाली है, जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उम्मीदवारों के चयन के लिए, तो उसकी भी बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है। और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि अभी तक 82 कैंडिडेट के नाम आए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, लेकिन आज जैसा ये कहा जा रहा है कि आज अगर घोषणा हो या ना हो, लेकिन कल भी घोषणा हो सकती है इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जहां पंजाब की बात हम करें, अगर गुजरात की हम बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो इन राज्यों को जो टिकट के दावेदार है, हर कंस्टिट्यूंसी से 2-2 या 3-3 उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर आई है केंद्रीय जो सीडब्ल्यूसी के अंदर। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारती है, किन लोगों को मौका देती है। महिलाओं को भी कहा गया है कि महिलाओं को ज़्यादा स्थान दिया जाएगा इस बार जो टिकट जो घोषणा की जाएगी। तो अब 4 बजे जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है कि कांग्रेस जो अपने उम्मीदवारों की सूची कब जारी करेगी। ये प्रत्याशा की जा रही है कि आज अगर नहीं जारी की गई तो कल सवेरे जरूर जारी कर दी जाएगी। जी आलोक, कांग्रेस के सामने और भी कई बड़ी चुनौतियां दिखाई देती हैं। इंडी गठबंधन में भी जो गठबंधन साथी हैं जिस तरह से नाराज होते दिखाई दिए पिछले कुछ समय में, उन्होंने भी ठीकरा कांग्रेस के नेतृत्व पर ही फोड़ा है एक तरह से, क्योंकि हम देख सकते हैं इंडी गठबंधन के शुरुआती बैठकों से लेकर अभी तक जो सवाल तमाम होते रहे हैं वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर होते रहे हैं, नेतृत्व को लेकर होते रहे हैं, संयोजक को लेकर होते रहे हैं। तो किस तरह से कांग्रेस उससे भी निपटने की तैयारियां कर रही है, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है और हम देख रहे हैं किस तरह से गठबंधन साथी एक पाला छोड़ दूसरे पाले जा रहे हैं। आलोक आपको आवाज आ रही है? और आइए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और आइए अब बात ताजा खबर की।
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, इनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है, लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। बीआरएस नेता के कविता ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। कविता ने ये याचिका 2023 में दायर की थी। ईडी द्वारा गिरफ्तारी होने के बाद अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रहा था। कविता ने गिरफ्तारी के बाद एक नई याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड पर भेजे जाने के आदेश को भी चुनौती दी। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में ही हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की हिरासत अवधि 19 मार्च तक बढ़ाई थी। आज भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। अदालत ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में बड़ा दावा किया है। ईडी ने कहा है कि बीआरएस नेता के कविता ने लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची है। जांच एजेंसी ने कहा है कि लाभ के बदले में के कविता ने आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी ने आरोप लगाया कि थोक विक्रेताओं से रिश्वत के रूप में अवैध पैसा लिया गया और आपको फायदा पहुंचाया गया। के कविता को ईडी ने शनिवार 16 मार्च को हैदराबाद में उनके घर पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में के कविता को भेज दिया गया है। और के कविता पर हमला बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता किंग पिंग थी, जिन्होंने शराब कारोबार को लेकर कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की थी। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक, मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम। संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार मिल रहे समन की अनदेखी कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल देश के संवैधानिक ढांचों का सम्मान नहीं करते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान सम्मान होता है, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीते दिनों लखनऊ चौक निवासी रागिनी रस्तोगी ने शिकायत दर्ज कराई थी। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 505(2) और आईटी एक्ट 67 के तहत वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी पश्चिम दुर्गेश कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच के बाद मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाने को लेकर दायर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और एमटी आचार्य बालकृष्ण द्वारा अवमानना नोटिस पर जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।
कोर्ट ने बाबा रामदेव को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन में शाम 4:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले कल दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस संबंध में औपचारिक तौर पर सूचना जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में 7 से 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावना है कि इस बार कैबिनेट में नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं, साथ ही पुराने मंत्रियों को भी दोहराया जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर हुई मुठभेड़ में इन नक्सलियों को ढेर किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने घटनास्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन, 2 पिस्टल समेत भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए हैं। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 4 राज्यों की फोर्स के बीच समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा में तैनात फोर्स बस्तर पुलिस की मदद करेगी। वहीं हर थाने को कनेक्ट करने के साथ ही इंटरस्टेट बॉर्डर की पुलिस से भी सहायता ली जाएगी, ताकि नक्सली वारदातों को अंजाम देने के बाद यदि दूसरे राज्य में शरण तलाशते हैं तो वहां भी उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। बता दें कि पहले चरण में बस्तर लोकसभा सीट में भी मत डाले जाएंगे। लोकसभा एवं कांकेर लोकसभा हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रस्तावित है। इस दौरान आवश्यक सभी सुरक्षा बंदोबस्त की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस बल, स्थानीय प्रशासन एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल द्वारा लगातार अपना एरिया ऑफ डोमिनेट एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आवश्यक सुरक्षा बंदोबस्त की कार्रवाई की अभी तैयारी की जा रही है। साथ साथ जो सीमावर्ती राज्य के साथ भी कई स्तर पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो चुकी है और इलेक्शन डेट डिक्लेयर होने के बाद फिर आगे में एक राउंड और कोऑर्डिनेशन मीटिंग, जैसा हमारा 4 राज्य से सीमा पड़ते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन सब राज्यों के जो सीमावर्ती जिला में कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की जाएगी। भारतीय वायुसेना के विमान IAF AN-32 ने ऑपरेशन सद्भावना के जरिए गंभीर रूप से घायलों को लेह से चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किया। लद्दाख और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के चलते सड़कें बंद होने के कारण भारतीय वायुसेना नागरिकों के लिए एकमात्र लाइफलाइन बनी हुई है। वीरता और शौर्य के प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 85वां दिवस मना रहा है। सन 1950 में आज ही के दिन सरदार पटेल ने CRPF को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया था। CRPF देश का इकलौता ऐसा अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना आजादी से पहले हो गई थी। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ CRPF ने सीमा पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई अहम युद्धों में अपना योगदान दिया है। चाहे बात पाकिस्तानी घुसपैठियों की हो या फिर चीन के हमलों को नाकाम करने की हो, हर बार CRPF ने अपनी वीरता और शौर्य से दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय वायुसेना के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नई दिल्ली स्थित एयरफोर्स स्टेशन में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतने वाले 25 खिलाड़ियों और भारतीय वायुसेना की 6 टीमों को सम्मानित किया। इस समारोह के दौरान वायुसेना प्रमुख ने IAF खिलाड़ियों की उपलब्धियों को रेखांकित और भारतीय वायुसेना की खेल विवरणिका का भी अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों के लिए उनके प्रदर्शन की सराहना की। Indian Air Force is proud of these achievements, and on behalf of all the air warriors of the Indian Air Force, I urge you to keep up the hard work, strive for greater laurels. We hope to see more winners here being felicitated next year, in particular after the Olympics. Let us not only celebrate the past victories, but strive for greater heights
in the years to come, breaking boundaries and continue to showcase the indomitable spirit of the Indian Air Force. और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। भारत और मालदीव ने भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट योजना को लेकर अपनी चौथी द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान हितधारकों ने प्रभावी वितरण के लिए चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से रचनात्मक चर्चा की। भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर की सह अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडिया एक्सिम बैंक और मालदीव सरकार की एजेंसियों के अधिकारियों ने भी भाग लिया। दोनों पक्षों ने परियोजनाओं का आंकलन किया और प्रगति में आने वाली चुनौतियों का समाधान पर चर्चा की। स्टार्टअप महाकुंभ में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो सरकार के साथ मिलकर देश और दुनिया की समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के साथ जुड़े स्टार्टअप सरकार से जेम पोर्टल के साथ जुड़े हैं, जहां उन्हें नए ऑर्डर्स मिलने में मदद मिल रही है। 37,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 2024 इतिहास में याद रखा जाएगा जब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्लोबल ले जाने की तैयारी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या कुछ मदद मिल रही है जेम प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेम के सीईओ मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम जेम, कनेक्शन क्या है और फोकस क्या है? पहला कनेक्शन तो यही है कि हम खुद ही स्टार्टअप है गवर्नमेंट के इकोसिस्टम में, और जिस तरह हमारी ग्रोथ रही हम चाहते हैं कि हर एक स्टार्टअप हिंदुस्तान का ऐसे ही ग्रो करे। हमने पहले साल में 400 करोड़ किया और इस साल हम 4 लाख करोड़ करेंगे, तो 1000 टाइम्स की ग्रोथ हमारी हुई है। और इंक्लूसिविटी का जो हमारा पिलर है उसमें हम खास बल देते हैं कि जितने स्टार्टअप्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ। अभी करंटली हमारे पास 23,000 स्टार्टअप्स हैं और करीब 23-24 हज़ार करोड़ का व्यवसाय कर चुके हैं। आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस खुद में एक स्टार्टअप है, आपने शुरुआत की और आज कई सारे माइलस्टोन्स आपने ऐसा सही क्या किया जो इस स्केल पर पहुंचे, और कैसे आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जिसने इस हाइट तक पहुंचाया है जेम को? हमारा जो मेन सक्सेस का फैक्टर है वो टेक्नोलॉजी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी है। और हमने ये भी सोचा कि भाई जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसका दर्द हम समझें। तो जितने बायर्स थे, सेलर्स थे, उनसे हमने सीखा उनको क्या चाहिए, क्या उनको अड़चनें आ रही हैं, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब दूर किया और बहुत कन्विंसिंग लगी। बट हमने ये देखा कि एक बार जो हमारे पोर्टल पे आ जाता है वो फिर स्टिक करता है, बिकॉज उसको एडवांटेज दिखता है। यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ रहे हैं, उनको आप किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और जेम कैसे एक और विंग दे रहा है उनको अगली उड़ान के लिए? स्टार्टअप्स जो DPIIT में रजिस्टर होते हैं वो हमारे यहाँ पोर्ट आउट हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी किया है, हमने अपना एक स्टार्टअप रनवे लॉन्च किया है। रनवे क्यों बोलते हैं कि ये वो प्रोडक्ट होंगे जो कि अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट है। अब जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, एक स्टार्टअप ने बनाया था एक रोबोटिक स्कैवेंजिंग मशीन। तो वैसा कोई मशीन थी नहीं, तो गवर्नमेंट बायर कैसे खरीदेगा? लोग बोलेंगे भाई तुम पास परचेज हिस्ट्री दिखाओ, टर्नओवर दिखाओ, तो वो सब स्टार्टअप रनवे में एग्जेम्प्ट है। तो वो सिर्फ बायर डिसाइड करेगा कि मैं मुझे लेना है कि नहीं, अपना ऑल्टरनेटिव से मैच करेगा कि ये कॉस्ट कंपैटिबल है कि नहीं, कितना एफिशिएंट है, और हमने देखा कि बहुत सक्सेसफुल रहा है ये। कोई टारगेट है सर स्टार्टअप को सेंटर करते हुए जेम का कितना कुछ हो सकता है टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? कुछ भी मैं तो मैक्सिमम चाहूँगा। अभी जैसे 23,000 कर रहे हैं, पर उस 23,000 में हर वो चीज़ नहीं है इनोवेशन वाला। तो अब गोइंग फॉरवर्ड हम ये करेंगे कि
जहाँ पे जो स्टार्टअप्स इनोवेट करके आ रहे हैं, अपना बना रहे हैं, उसको हम इंकरेजमेंट देंगे। इस इवेंट के बाद हम लोग स्टार्टअप से इंडिविजुअली भी एसोसिएट करेंगे, एज ए ग्रुप भी करेंगे, एज अ सेक्टर भी करेंगे, स्टेट वाइज है वो भी करेंगे, ताकि जितना कंट्रीब्यूट कर सके। हमें पता है स्टार्टअप का दर्द और हमें पता है स्टार्टअप की सक्सेस, तो उस माध्यम से हम उसको सबको आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो करीब करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स में से 23,000 जेम प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं और कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिलना अगर पक्का होता है तो स्टार्टअप के अंदर एक नया जुनून होता है कुछ कर दिखाने का और कुछ ऐसे सोल्यूशंस जो कि ग्रैंड चैलेंजेस का समाधान दे सकते हैं देश और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी, उनको एक नई पहचान इस इन्वेस्टर महाकुंभ से मिलने जा रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, भारत मंडपम, दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन को देखते हुए विदेशी निवेशकों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। देश में इंश्योरेंस सेक्टर का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी निवेशक भी इसमें अच्छी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी के मुताबिक, और आइए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर। हमें ऑनलाइन डिजिटल इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे छोटे कारोबारी का खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो पैसा माफ कर रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापारी, छोटा कारोबारी अगर 10 लाख का भी लोन लेना चाहे तो क्या फ्री इंटरेस्ट के साथ है, क्या बिना कर्ज के साथ है क्या कोई? आप 15 लाख करोड़ तो माफ कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या सुविधा है आपके पास? और समाजवादियों का हमेशा मानना रहा है जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा व्यापारी भी खुशहाल होगा। समाजवादी लोग उसी दिशा में काम कर करके अपने किसान को खुशहाल करेंगे और व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसको आगे व्यवस्था मानते हैं या भ्रष्टाचार, क्या कहेंगे? इसको वसूली मानते हैं हम, डरा करके वसूली मानते हैं, वसूली। क्या सोचिए आप, बीजेपी वाले क्या इसका जवाब देंगे? किस मुंह से जवाब देंगे बीजेपी के लोग? ये जो दूसरे लोगों पर ईडी सीबीआई से अपमानित करते थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियों से भेजने का काम करते थे, आज तो बात खुल गई ना, पोल खुल गई। क्या पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? हमारे पत्रकार साथी सब जानते हैं कि पोल खुल गई। ऐसी पोल तो कभी नहीं खुली थी कि सूची आ गई है किससे कितनी वसूली हुई। सोचो, जिसने हजारों करोड़ रुपए दिए उसकी ऑफिस में दरवाजे तक नहीं, उनके पते ही नहीं है, बताओ, और पैसा आ गया। भाई हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन या हमारा एक्ट कहता है, नियम कहते हैं कि चंदा ले सकते हैं, लेकिन वसूली के थोड़े लिए कानून बना है। सर इस पूरे मामले आप वसूली करवा रहे हैं, सोचिए आप। सर इस पूरे मामले का ईडी सीबीआई जांच हो सकती है क्या? आप मांग करेंगे क्या इस पूरे चंदे की जो आप जिसको वसूली बता रहे हैं? अब जो कुछ करेगी जनता। तो आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बोल रहे थे और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Women reservation in new central government jobs, double salary contribution of a central for all Ashas, Anganwadi and midday meal workers. Adhikar Maitri in every village to ensure women get their legal rights. Double number of hostels for working women. Then Shramik Nyay, right to health law that provides universal health care including free essential diagnostics, medicines, treatment, surgery and rehabilitative and palliative care. National minimum wage of 400 per day including all Mahatma Gandhi Nareka workers. Employment Guarantee Act for urban areas also. Life insurance and accident insurance for unorganized workers also. Stop contractualization of employment in government functions. This 5 guarantee is going to be the game changer of this election.
party decided to take this message to the people of this country. On one side, government totally ignoring the youth of this country, farmers of this country, women of this country, and workers of this country. Congress' main objective is to highlight the issues of youth, women, farmers, and our workers, and those who are suffering in different walk of life. That is why we are emphasizing these 5 guarantees in a bigger way for this election. We already told we put the same level of guarantees in the Karnataka during the Karnataka elections. In Telangana during the Telangana election, we already fulfilled. Today, the Chief Minister of Telangana told that he already given 30,000 employment within 3 months. कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस ने 5 गारंटियां जारी की हैं। हम जानते हैं घोषणा पत्र समिति की आज बैठक थी, उस बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है जिसमें 5 गारंटियों की घोषणा की और उनका कहना है कि ये 5 गारंटी लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर होंगी। ये भी कहा कि इस तरह की गारंटी उन्होंने कर्नाटक चुनाव में जारी की थी जिसका असर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया था कांग्रेस की जीत के साथ। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी सुचित्रा जी। सुचित्रा, क्या खबरें आज खेल जगत से? शुक्र ऋतु, शुरुआत करते हैं WFI से जुड़े मामले के साथ। भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा निर्णय लेते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने कुछ दिन पहले खेल संहिता के नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देकर WFI की नई कार्यकारी समिति को निलंबित किया था। इसके बाद IOA ने WFI के संचालन के लिए तदर्थ समिति का गठन किया था। देश के पहलवानों और भारतीय कुश्ती से जुड़े तमाम लोगों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का हाल ही में लिया गया फैसला एक बड़े फैसले के तौर पर सामने आया। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग करने का फैसला किया। IOA का कहना है कि चूंकि कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था पहले ही भारतीय कुश्ती संघ से प्रतिबंध हटा चुकी है और तदर्थ समिति ने WFI के सहयोग से अगले महीने के ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल का सफल आयोजन किया था, जहां तदर्थ समिति के नेतृत्व में पुरुष और महिला वर्ग के कुश्ती ट्रायल हाल ही में संपन्न हुए थे। ऐसे में अब समय है कि भारतीय कुश्ती संघ के दैनिक कार्यों की देखरेख कर रही तदर्थ समिति को भंग किया जाए। हालांकि IOA ने यौन उत्पीड़न और नियमों के पालन जैसे मुद्दों की चिंताओं को दूर करने के लिए WFI को एक सुरक्षा समिति बनाने का निर्देश दिया है। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह इस फैसले से काफी खुश हैं और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद दिया है। खेल की वैश्विक संस्था UWW ने फरवरी में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता बहाल की थी। कुल मिलाकर पेरिस ओलंपिक से पहले कुश्ती का दंगल अब वापस मैट से बाहर नहीं बल्कि मैट पर आता दिख रहा है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब कुश्ती को लेकर बात प्रदर्शन, पदक जीतने और आगे बढ़ने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। बात करते बैडमिंटन की। स्विट्जरलैंड में आज से शुरू हो रहे स्विस ओपन 300 टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन अपनी शानदार लय जारी रखना चाहेंगे। वहीं महिला एकल वर्ग में अनुभवी खिलाड़ी PV सिंधु की कोशिश एक बार फिर से अपने खेल के शिखर पर पहुंचने की रहेगी। बात फुटबॉल की। रियल मैड्रिड और ओसासुना के बीच शनिवार को हुए मुकाबले के दौरान रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी विनीशियस जूनियर के खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणी सामने आई थी। हालांकि मैच रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को नजरअंदाज किया, जिसके चलते रियल मैड्रिड की टीम ने मैच रेफरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। रियल मैड्रिड टीम का आरोप है कि विनीशियस जूनियर के खिलाफ मैच में कई बार दूसरी टीम के फैंस द्वारा नस्लभेदी टिप्पणी हुई, जिस पर रेफरी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी इस महीने अमेरिका में होने वाले दोस्ताना मुकाबलों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। मेसी चोट के चलते किसी भी मैच में नहीं खेल पाएंगे। अर्जेंटीना की टीम शुक्रवार को अल सल्वाडोर से भिड़ेगी, जबकि इसके बाद टीम कोस्टा रिका के खिलाफ खेलेगी। जर्मनी यूरो 2024 की मेजबानी के लिए तैयार है
और तैयारी की इस कड़ी में जर्मनी का एक छोटा सा नगर बैड लिप्सब्रिंग में इन दिनों उत्साह का माहौल है। दरअसल इस नगर में फ्रेंच टीम का बेस बनाया गया है, जहां टीम के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। ऐसे में जर्मनी के इस छोटे से नगर के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि उनके बीच स्टार विश्व के चुनिंदा खिलाड़ी होंगे और जिसका उन्हें दीदार करने का मौका मिलेगा। किसी भी देश के लिए बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन उसे आर्थिक तौर पर तो सशक्त करता ही है, साथ ही साथ खेल को लेकर सामाजिक ताने बाने को भी एक नया रूप दे जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और पहलू है जो मेजबानी के तौर पर किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, और वो है मेजबान देश के नागरिक। जर्मनी 2024 यूरो कप की मेजबानी के लिए तैयार है। ऐसे में जर्मनी के नगर बैड लिप्सब्रिंग में इन दिनों उत्साह का माहौल है। दरअसल यहाँ पर यूरो 2024 के दौरान फ्रांस की फुटबॉल टीम का बेस कैंप लगेगा, जहाँ खिलाड़ी अपनी ट्रेनिंग करते नजर आएंगे। ऐसे में स्थानीय नागरिकों के लिए ये एक ऐसा पल रहेगा जिसे वह हरदम याद रखना चाहेंगे। देखिए, हम लोग काफी खुश हैं कि फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने हमारे होटल को चुना है रुकने के लिए। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हम यूरोपियन चैंपियनशिप की ओर देख रहे हैं। अभी काफी काम होना बाकी है। सभी लोग होटल के काम में लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि फ्रेंच फुटबॉल टीम की इच्छाओं को पूरा कर सकें। बैड लिप्सब्रिंग की मेयर के मुताबिक जर्मनी के इस नगर को ऐतिहासिक पल का इंतजार है। उनके मुताबिक उनकी ओर से टीम को एक बेहतर वातावरण देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पूरे नगर में उत्साह का माहौल है। यूरो कप जीतने की प्रबल दावेदार फ्रांस हमारे यहाँ होगी। वो यहाँ पर कैंप लगाएंगे, यहाँ पर रात गुजारेंगे और अपने खेल के लिए यहीं पर रणनीति बनाएंगे। इस बात से समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी बात होगी। हमारे यहाँ वातावरण अच्छा है और यहाँ का माहौल आपको अच्छा करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा। वैसे मेयर ने इस बात को भी सामने रखा कि फ्रांस टीम के ठहरने के दौरान टीम के स्टार स्ट्राइकर काइले एम्बापे को 3 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति से सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से इस नगर के लोगों के लिए ये एक ऐसा पल रहने वाला है जिसे यहाँ के लोग ताउम्र याद रखना चाहेंगे। साथ ही साथ फ्रांस की टीम को एक ऐसा एहसास देना चाहेंगे जिसे फ्रांस की टीम कभी ना भूले। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। काठमांडू में वर्षा जल संचयन और इसके प्रबंधन पर क्षेत्रीय सम्मेलन चल रहा है, जहां दक्षिण एशिया के एक देश इस विषय से संबंधित अनुसंधान नवाचार पर जानकारी साझा कर रहे हैं। नेपाल के ऊर्जा, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री शक्ति बहादुर बिस्नेट ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्षा जल संचयन और इसके प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भविष्य में जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन और इसके प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने समय पर चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान खोजने की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्मार्ट वॉश सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और SNV नीदरलैंड्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य बढ़ते जल संकट और अत्यधिक वर्षा से होने वाले नुकसान का समाधान तलाशना है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने अपने देश के अपहृत जहाज और नागरिकों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि बुल्गारिया के राष्ट्रपति के संदेश की सराहना करता हूं। हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। भारत नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के कैरिबियाई देश क्यूबा में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के पीछे अपनी किसी भी प्रकार की भूमिका को नकार दिया है। अमेरिका ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वॉशिंगटन इन विरोध प्रदर्शनों की साजिश रच रहा है। ये बात बेतुकी है। आपको बता दें कि क्यूबा की सरकार ने पुष्टि की कि पूरे द्वीप में 5 विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं क्यूबा के राष्ट्रपति
मिगुएल डियाज कैनेल लगातार अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि क्यूबा में कम्युनिस्ट संचालित सरकार को हटाने के लिए अमेरिका इन प्रदर्शनों को हवा दे रहा है। तालिबान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देते पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को ध्वस्त कर दिया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब देते हुए तालिबान के सीमा बल ने भारी हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया है। सोमवार को डूरंड रेखा पर तालिबान और पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से रॉकेट हमले किए गए। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पतिक्का प्रांतों में हवाई हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर अफगान क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने पतिक्का प्रांत के बरमेल जिले और खोस्त प्रांत के सेपेरा जिले में बमबारी की। रहवासी इलाकों में हुए पाकिस्तानी हमलों के कारण महिलाओं और बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों पर अमेरिका ने तालिबान से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि अफगान धरती से आतंकवादी हमले शुरू नहीं किए जाएं। साथ ही पाकिस्तान से भी संयम बरतने का आग्रह किया। उनसे कहा कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों में नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अफगानिस्तान उन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह न बने जो अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में घुसकर हमास आंतरिक सुरक्षा संचालन निदेशालय के प्रमुख फाइक मबोह समेत 20 आतंकवादियों को ढेर किया। आपको बता दें कि हमास इस अस्पताल से ऑपरेट कर रहा था। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी जानकारी दी कि इस ऑपरेशन में कई लोग हताहत हुए हैं और एक इमारत में भीषण आग लग गई है। इस ऑपरेशन में एक इजरायली सैनिक भी मारा गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने जानकारी दी कि सेना ने 200 से अधिक आतंकवादी संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। कैरेबियाई देश हैती में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। राजधानी पोर्टो प्रिंस में हिंसा के कारण 10 लोगों की मौत हो गई है। शहर में कई लूटपाट और बिजली उपकरणों की चोरी के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। चलिए, जेएमएम को बड़ा झटका लगा और हम देख रहे हैं सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। तो जेएमएम को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। शिबू सोरेन परिवार में न सिर्फ एक तरह से टकराव है, बल्कि पार्टी को चुनाव में जाने से पहले भी बड़ा झटका है। माननीय विनोद तावरे जी से है कि आपको संबोधित करें। आदरणीय वाजपेयी जी, संजय मयूर जी और हमारे साथ आज से जुड़ी हुई बहन सीता सोरेन जी, रोज आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टी से, अलग अलग क्षेत्र से प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस समाज के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए कई लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। और आज झारखंड की एक नेता मैं कहूँगा कि बहन सीता सोरेन जी पार्टी में प्रवेश कर रही है और उनकी क्षमता का, विशेषकर झारखंड ये आदिवासी बहुल प्रदेश और आदरणीय अटल जी से लेकर ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने से लेकर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा जयंती को विशेष तौर पर मनाने की जो शुरुआत हुई और कई ऐसी योजनाएं हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास की इस सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कई ऐसे आदिवासी नेता हैं कि वो इस पूरी
धारा में भाजपा से जुड़ना चाहते हैं और आज बहन सीता हमारे साथ जुड़ने से झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और आने वाले दिनों में लोकसभा के बाद जो तुरंत चुनाव होते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा। लेकिन चुनावी राजनीति छोड़कर भी मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं। और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के हमारी पूरी टीम के साथ आगे चलकर आदिवासी हित के कार्यक्रमों में अपनी पूरी शक्ति लगाएगी और आदिवासियों के विकास में अपना योगदान देगी। ये मुझे तो लोकसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।